जैसा गांधी जी कहते थे, मरते वक्त तक कहते रहे कि हिंदुस्तान गांव में रहता है, बम्बई कलकत्ते दिल्ली में नहीं रहता। लेकिन पावर आम तौर पर उन लोगों के हाथ में आई जो बम्बई कलकत्ते दिल्ली या आगरे में रहते थे। लेकिन अल्टीमेट पावर जो है नेहरू के हाथ में, इंदिरा के हाथ में, जिनको कोई हमदर्दी नहीं थी, सोशल रिलेशंस उनसे कुछ नहीं थे गांव के लोगों से। शहर के बड़े घरों में पैदा हुए लोग और कैपिटलिस्ट, और एजुकेशन दूसरे देशों में पाई, तो कोई रिश्ता यहाँ से रह ही नहीं गया है लोगों का। तो इसलिए नोइंगली अननोइंगली ये लोग देश की सर्विस कर नहीं पाए। 1 अप्रैल 1967 भारतीय राजनीतिक इतिहास का वो दिन जब उत्तर प्रदेश से राजधानी दिल्ली तक हलचल मची हुई थी। एक किसान नेता और बड़े राजनेता चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। 40 सालों तक लगातार कांग्रेस के लिए संघर्ष करने वाले चौधरी चरण सिंह अब पार्टी से इस्तीफा दे रहे थे। ठीक 2 दिन बाद 3 अप्रैल 1967 को इससे भी हैरान करने वाला राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। रोते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। उनके ही नेतृत्व में यूपी में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी। ये सरकार ऐसा अद्भुत राजनीतिक संगम बन गई जिसका कार्यकाल ना भूतो ना भविष्यति है। I speak today to appeal to you to vote for the Lok Dal, also known as DMKP. The question that should arise is why? My answer is that while other parties have so far been saying that they want to banish poverty, our party alone has said how it will banish it. It is the only party which has refused to make any promise that cannot be fulfilled. सियासत में अजब गजब गठबंधन की इससे बड़ी मिसाल भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिलती है। 1967 में जब चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम बने तो जनसंघ भी शामिल थी। सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट भी, कम्युनिस्ट भी थे और स्वतंत्र पार्टी भी। मुख्यमंत्री चरण सिंह की ये सरकार ही गजब नहीं थी, बल्कि वो खुद भी ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि सुनने वाला सन्न रह जाता था। जमीन तो बढ़ेगी नहीं। दादे परदादों के सामने जो जमीन थी उसी में मैंड लगती जाती है और औलाद बढ़ती जाती है और हर एक केस से में थोड़ी जमीन आती जाती है। मैं दूसरों को क्या कहूं, मुझे आप भी दिख रहे हो, आपकी शक्ल भी दिख रही है। मैं तो अपने घर की बात कहता हूं। क्या उसे 50 साल 60 साल पहले जो मेरे घर वालों की हालत थी किसानों की, मैं एक मामूली किसान के घर पैदा हुआ, काश्तकार के घर, कुछ ऐसा रियासती बुलंदशहर की उनकी जमीन मेरे बाप पर, मेरे खानदान वालों पर 10 एकड़। तो उस वक्त के मुझको याद पड़ता है मेरे ताऊ के लड़के जो मेरे भाई लगते थे और सब हमारे बहू बेटियां, सबके चेहरे पर रौनक, सबके तंदुरुस्ती अच्छे। घोड़ी वगैरह भी एक आध हम रखते थे, घोड़ी भी, बैल की भी तंदुरुस्ती अच्छी, गाय भैंस भी अच्छी। आज वही लड़के उनके, मेरे ताऊ मेरे भाई तो दोनों वहां रहते नहीं है, लेकिन जो मेरे ताऊ के पोते और पड़पोते जो मेरे पोते लगते हैं, आप उनकी शक्ल देखता हूं तो मुर्दा, काला रंग, जिसमें कोई ताकत नहीं, चेहरे पर रौनक नहीं, कपड़े अच्छे पहनने को नहीं मिलते, पीने को दूध नहीं मिलता। क्यों कि जमीन अब 2-2 एकड़ रह गई बजाय 10 एकड़ के। तो यही गांव की सारी बिथा। और इसको कहता है शहर वाला कि मालदार किसानों को फायदा पहुंचाना चाहता है चरण सिंह, खाद की कीमत कम करके। चरण सिंह को देश की सियासत का ऐसा नेता बताते हैं जिनका व्यक्तित्व हमेशा आईने की तरह साफ रहा।
चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के हितों की बात कही। बागपत में छपरौली विधानसभा से 34 साल की उम्र में पहली बार वो विधानसभा पहुंचे। उन्होंने किसानों के हितों की बात की और किसानों के लिए एक ऐसा बिल लेकर आए जो उत्तर प्रदेश सहित देश भर के तमाम राज्यों के लिए एक मिसाल बन गया। चौधरी चरण सिंह का कृषि से जुड़ा बिल किसानों की फसलों की सीधे बाजार से जोड़ता था। इसके बाद इस बिल को भारत के तमाम राज्यों ने अपनाया। इसी बिल के पास होने के बाद चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता के तौर पर पूरे राज्य में स्थापित होकर देश में किसानों के मसीहा बन गए। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तियार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। चौधरी चरण सिंह के करीबियों ने उन्हें आजादी के आंदोलन, महात्मा गांधी और कांग्रेस के सिद्धांतों की मिट्टी में तपते हुए देखा। चौधरी चरण सिंह 1937 से लेकर 1977 तक छपरौली से कई बार विधायक रहे। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उनके करीबी बताते हैं कि उनको भारी लाव लश्कर के साथ नहीं देखा गया। वहीं साधारण सी एम्बेसडर कार का सफर और जहाज के सफर से बेहद खिलाफ। वहीं प्रधानमंत्री बनने के बावजूद दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन का सफर। वहीं अपने ही घर में जरूरत से ज़्यादा बल्ब जलने के बाद दिखाई देता था तो वो डांट कर उसे फौरन बंद करा देते थे। चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति की ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने देश और समाज से न्यूनतम लिया और बदले में उसे अधिकतम दिया। At the same time, it is the duty of the government to be more circumspect, to pay more attention where the crime is committed against people who are comparatively weak, both in economic status and also in the social scale. That we are trying to do according to the best of our ability. The problem of the Harijans has 2 aspects, social and economic. So far as the former is concerned, it is rooted in our caste system based on birth. I have always been in favor of abolition of this system based on considerations of high and low, superior and inferior, not on the basis of actions, qualities or aptitudes, but solely on birth. As regards the economic aspect, it is shared but by a very high percentage of our people. यूपी से लेकर केंद्र तक की सियासत में कई पदों पर रहते हुए चरण सिंह की छवि ऐसे कड़क नेता के रूप में स्थापित हुई जो कमजोर प्रशासन,
भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। दुनिया का नियम यह है कि किसी को कोई चीज हासिल नहीं होती है जब तक उसकी कीमत आप अदा न करो। तो देश को समृद्धशाली बनाना है, मालदार बनाना है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। लेकिन आज कर्तव्यों पर जोर नहीं है, अधिकारों पर जोर है। मांग, हकूक, आंदोलन, सारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक रोजाना अखबार इन्हीं बातों से भरे रहते हैं और कहीं कोई जिक्र नहीं आता है कि कोई राजनीतिक नेता बिना इस बात की परवाह किए कि कौन खुश होगा नाराज होगा तो जनता को सही सीख दे सके। सही सीख देने वाला आज आदमी हिंदुस्तान में नहीं रहा। महात्मा जी के चले जाने के बाद हमारे देश में प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है। अगरचे प्राकृतिक संपदा को देखते हुए हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और बढ़ती जा रही है। 1.5 करोड़ जनसंख्या हमारे हर साल बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी जो हमारे कमियां हैं, अगर हम उन कमियों को दूर करें तो ये देश बहुत जल्दी दुनिया में अपना पुराना स्थान हासिल कर लेगा। चौधरी चरण सिंह के जीवन में जितनी सादगी थी, उनका स्वभाव उतना ही आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। 1977 में इमरजेंसी का दौर खत्म होने के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें चरण सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। Since the death of Mahatma Gandhi, the mantle of moral and spiritual leadership of the nation had appropriately fallen on him. This onerous responsibility he was discharging till almost the last breath of his life. His contributions to awaken the best in our people are too numerous to be recalled. Representing the spirit of youthful rebellion against foreign domination, JP in due course of time blossomed into a restless fighter for the poor, the depressed and the exploited. In the formative years of our independence, JP, while he scrupulously kept himself away from power, held aloft the torch of freedom and individual liberty. His total dedication to Gandhism came when he decided to leave active politics and devote his life to the Bhudan movement. But this did not deter him from coming back and assuming the leadership of the people at a time when the flames of democratic freedom were sought to be extinguished. His efforts set in motion a second liberation movement, and India emerged once again in March 1977 as a torchbearer of individual liberty and people's democracy. बागपत के विधायक से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री चुने जाने तक चौधरी चरण सिंह में इतना आत्मविश्वास आ चुका था कि राष्ट्रीय राजनीति में वो यूपी की सबसे बड़ी सियासी धुरी बन गए। उनके राजनीतिक तेवर ऐसे थे कि आयरन लेडी कहलाने वाली इंदिरा गांधी को भी उन्होंने जेल भिजवाकर ही दम लिया। 3 अक्टूबर 1970 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक खास तारीख के रूप में दर्ज हुई। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी और इसी दिन देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरपरस्ती में मोरारजी भाई देसाई बने थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई जीपों की खरीदारी में भ्रष्टाचार किया था। उस वक्त रायबरेली में प्रचार के मकसद से इंदिरा गांधी के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी। विरोधियों का आरोप था कि जीपें कांग्रेस पार्टी के पैसे से नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने खरीदी है। इसके अलावा कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया है।
हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद सेक्युलरिज्म के ऊपर क्यों रखी है, क्या इसकी वजह है? आज तो मैं देखता हूं जिस तरह से आम जनता का दिमाग बिगड़ता चला जाता है, सुधर नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। और चूंकि ये सेकुलर पार्टियां अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती, इसलिए जो थोड़ी सी तादाद है जिनकी ऐसी पार्टियों की जो भले कहें मुंह से कि सेकुलरिज्म में हम भी मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वो मानते नहीं, उनका प्रचार खुल के होता है। इन राजनीतिक नेताओं से मैं प्रार्थना करूं हाथ जोड़ के कि जो आपका कर्तव्य है लोक शिक्षण का, पब्लिक एजुकेशन का, पॉपुलर एजुकेशन का, वो तो आप करें। वोट ही सबसे बहुत कीमती चीज तो नहीं है, हुकूमत और मिनिस्ट्री तो सबसे बड़ी चीज रही है, देश भी तो कुछ है। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए शाह कमीशन का गठन किया। इंदिरा के खिलाफ रोज गवाहियां और बयान दर्ज होने लगे। आखिरकार चौधरी चरण सिंह के आदेश पर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हालांकि बाद में तकनीकी आधार पर इंदिरा को रिहा भी कर दिया गया। पहली बार 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक दोबारा यूपी की सत्ता संभाली। 24 मार्च 1977 से 1 जुलाई 1978 तक गृह मंत्री रहे। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक उप प्रधानमंत्री रहे। 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक वित्त मंत्रालय संभाला। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जिस भी पद पर रहे, हमेशा किसानों के हित की बातें करते रहे। बुनियादी तौर पर खांटी कांग्रेसी रहे। पार्टी को छोड़ने, तोड़ने और फिर उसका दामन थामने में भी उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। खाद से सेल टैक्स हटाने का फैसला हो या सीलिंग में मिली जमीन को गरीब किसानों में बांटने की कोशिश हो, जमींदारी प्रथा के खात्मे का असर जमीनी तौर पर दिखाई देने की कोशिश हो, ये सभी चौधरी चरण सिंह की ही देन है। यूपी के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता रहे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जीवन में वो दिन भी आया जब उन्होंने सूबे की सियासत के बाद देश की सत्ता संभाली। मैं चरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तारीख थी 28 जुलाई 1979। बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 20 अगस्त तक का वक्त दिया गया था, लेकिन ठीक एक दिन पहले 19 अगस्त को इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। संसद का बगैर एक दिन सामना किए चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। I was going to resign last evening. My statement was ready. But I withheld it when I received a report that the Prime Minister was going to resign. Now we, shouldn't you want to political question? Now you are dragging me into politics. No. People judge others by their own standards. गांव, गरीब
और किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज को बुलंद करने वाले चौधरी चरण सिंह खुद को एक प्रधानमंत्री से ज्यादा किसान और सामाजिक कार्यकर्ता समझते थे। चौधरी चरण सिंह की व्यक्तिगत छवि देहाती पुरुष की थी, जो सादा जीवन और उच्च विचार पर विश्वास करते थे। कहते हैं चौधरी चरण सिंह ने अगर संसद में एक भी भाषण दिया होता तो आज किसानों की स्थिति कुछ और होती। नमस्कार। जैसा गांधी जी कहते थे, मरते वक्त तक कहते रहे कि हिंदुस्तान गांव में रहता है, बम्बई कलकत्ते दिल्ली में नहीं रहता। लेकिन पावर आम तौर पर उन लोगों के हाथ में आई जो बम्बई कलकत्ते दिल्ली या आगरे में रहते थे। लेकिन अल्टीमेट पावर जो है नेहरू के हाथ में, इंदिरा के हाथ में, जिनको कोई हमदर्दी नहीं थी, सोशल रिलेशंस उनसे कुछ नहीं थे गांव के लोगों से। शहर के बड़े घरों में पैदा हुए लोग और कैपिटलिस्ट और एजुकेशन दूसरे देशों में पाई, तो कोई रिश्ता यहाँ से रह ही नहीं गया है लोगों का। तो इसलिए नोइंगली अननोइंगली ये लोग देश की सर्विस कर नहीं पाए।